हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। परीक्षा पंच चैनल पे इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज आ रही है सिर्फ आपके लिए ऑन डिमांड। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मैम इकोनॉमिक सर्वे में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फॉलो करते रहिए ये सीरीज, क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं उनके आंसर्स इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ परीक्षा पंच पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1 के साथ। पर स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 रिलीज हुआ है बजट से एक दिन पहले। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है 2025-2026 का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक स्टेट, हमारी इकोनॉमी की कैसी पोजीशन रही पिछले साल अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक, ये इकोनॉमिक सर्वे में लेखा जोखा होगा पूरे साल का। और कैसे ग्लोबली एनवायरनमेंट रहा और कैसे हमारी इंडिया के इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया। तो काइंड ऑफ आपके लिए कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स बन के आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, स्पेशली इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक सर्वे इज द बेस्ट सोर्स करंट अफेयर्स का। इसमें आपके स्कीम्स भी होंगी, फैक्ट्स भी होंगे, रिपोर्ट्स भी होंगी, ट्रेंड्स भी होंगे, एवरीथिंग इन वन बुक। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो इकोनॉमिक सर्वे फॉर योर एग्जाम पर्पज। अब देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे में बेसिकली होता क्या है। तो इट इज़ अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेशनल इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर, जो कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक। ये कौन प्रिपेयर करता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक डिवीजन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम। ये जी हाँ, ये इकोनॉमिक सर्वे किसकी गाइडेंस में प्रिपेयर करवाया गया? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरम। और ये अप्रूव कौन करता है? अप्रूव प्रेसिडेंट नहीं करते। जी हाँ, प्रेसिडेंट नहीं करते, फाइनेंस मिनिस्टर इसको अप्रूव करते हैं। पहली बार फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज हुआ था? तो इट वाज रिलीज्ड आज़ादी के बाद 1951 फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद जो है 2010 से लेके 2021 तक जो है इकोनॉमिक सर्वे की 2 वॉल्यूम्स रिलीज होने लगी। देन उसके बाद 2023 से जो है इकोनॉमिक सर्वे की एक वॉल्यूम में ये चेंज हो गया अगेन। इसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, बट इतने अच्छे रिकमेंडेशन होते हैं कि गवर्नमेंट रेजिस्ट ही नहीं कर पाती इसकी रिकमेंडेशंस, इसकी सजेशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैंने हर साल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है और मैंने एनालाइज किया है कि जो भी इसकी रिकमेंडेशन होती हैं 1 से 3 साल में जनरली वो सजेशंस इम्प्लीमेंट होने लगती हैं धीरे धीरे करके। और ये हर साल रिलीज होता है बजट से एक दिन पहले। अब ये तो था इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक, बट इकोनॉमिक सर्वे की यूटिलिटी क्या है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स? तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इसमें रिपोर्ट्स, इंडिसेस मेंशन्ड होती हैं, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाती हैं। डेफिनीशंस मेंशन्ड होती हैं, जैसे मैगैरिन डिक्री की डेफिनीशन। ट्रेंड्स मेंशन्ड होते हैं, इन्फ्लेशन कैसी रही, जीडीपी, एफडीआई, इनफ्लो आउटफ्लो कैसा रहा, ये सब। स्कीम्स मेंशन्ड होती हैं, जैसे पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, और बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, एसए आपका एनालिसिस बेस्ड आता है, और इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है? एनालिसिस होता है। तो अगेन ये आपके एसए के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट। आप सजेशन कैसे दोगे, कहाँ से दोगे, ऑथेंटिक सजेशंस कहाँ से लाओगे? वो इकोनॉमिक सर्वे से मिलती हैं। देन विजन, फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है, हमारी कंट्री का विजन कैसा होना चाहिए, वो आपको इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता है। पॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबली इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, किस किस सेक्टर की क्या क्या परफॉर्मेंस है। अगर जॉबलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, क्या वाकई जॉबलेस इकोनॉमी है, तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा इकोनॉमिक सर्वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे वेबसाइट से। ये इस तरीके की वेबसाइट होती है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 जो है आपका ओवरव्यू होता है बाकी चैप्टर्स का। बेसिकली आप कह सकते हैं कि समरी होती है। अब देखो चैप्टर 1 क्या बता रहे, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। तो इकोनॉमी की स्टेट कैसी है और ग्लोबली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसा रहा वो कैसे इम्पैक्ट किया इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, वो हम देखेंगे धीरे धीरे करके इस चैप्टर में। और आगे के चैप्टर्स में वो ही चीज़ हम और जूम इन करके पढ़ेंगे और डिटेल में। तो ओवरव्यू हम इस चैप्टर में देखेंगे। पूरी इकोनॉमी का, पूरे इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू हमें चैप्टर 1 में मिल जाता है। चैप्टर 1 का ओवरव्यू हमें चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में मिल जाता है एंड एंड में भी मिल जाता है, जिसको हम वे फॉरवर्ड एंड आउटलुक के नाम से इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है। अब देखो ये जो चैप्टर 1 की समरी है वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल चीज़ें, मेंस के लिए एनालिसिस जो कि आप लिखेंगे आंसर्स में। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जब ये इकोनॉमिक सर्वे जो लिख रहा है अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2025 से मार्च 2026 तक, मतलब जनवरी तक इसमें सारा डेटा है। तो जनवरी तक क्या पोजीशन रही और कैसे इंडिया को इम्पैक्ट किया, उसमें कई सारे पैरामीटर्स इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूड करेगा, जैसे कि प्राइवेट कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, सर्विस सेक्टर, ये सब। चलिए देखते हैं ग्लोबली क्या रहा। देखो ग्लोबली जो सिचुएशन थी इकोनॉमी की वो काफ़ी अनसर्टेन रही। इलेक्शंस हुए, ये सब, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पोजीशन पावर में आ गए, तो उनके डिसीजंस इतने अनसर्टेन रहते हैं, एकदम बदलते रहते हैं कि मैं जो है एंट्री बंद करवा दूंगा, मैं दीवारें खिंचवा दूंगा, इस टाइप की चीज़ें वो बात करते हैं, इस टाइप की। आजकल एपस्टीन फाइल्स जो है वो काफ़ी न्यूज़ में, तो अगेन अनसर्टेनिटी बढ़ती ही जा रही है। तो देखते हैं कि पिछले साल अनसर्टेनिटी कैसी रही। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स रही, आपको पता ही है, इजराइल पैलेस्टीन इशू, इतने सारे इशू, कभी जो है ईरान में लड़ाई हो रही है, कभी इजराइल ईरान में लड़ाई हो रही है, कभी इजराइल पैलेस्टीन का में लड़ाई हो रही है, और रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा है। देन ट्रेड डिसरप्शंस काफ़ी रहे, टैरिफ वॉर चलता रहा, कभी चाइना कुछ कह रहा है, कभी चाइना जो है अपना टैरिफ हाइक कर दे रहा है, कभी यूएस अपना टैरिफ हाइक कर दे रहा है। डाइवर्जेंट ग्रोथ, ये हम देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन में कैसी ग्रोथ रही। ये चीज़ डाइवर्जेंट ग्रोथ जो है आगे के चैप्टर में इन्होंने डिटेल में बता रखी है। इन्फ्लेशन आउटकम अगेन ये डिटेल में बता रखी है कि चाइना भाई डिफ्लेशन से गुजर रहा है, जापान में जो कि इतनी कम इन्फ्लेशन रहती थी वहाँ भी इन्फ्लेशन हो रही है। तो ये सब डाइवर्जेंट ग्रोथ, ये सब हम डिटेल में एक एक चीज़ को एक्सपैंड किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि आप जो है ऑथेंटिसिटी के साथ अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो ग्लोबल एक्टिविटी जो है ऐसा लगा कि नियर टर्म में जो है बहुत डिस्टर्बेंस रहा, ठीक है। तो उस वजह से हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा था, ऐसा डर लग रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट एडवांस्ड एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हमारी जो रियल जीडीपी रही, मतलब कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी रही, वो 7.4% रही। हमारा कंजम्पशन भी बढ़िया रहा। अब क्यों बढ़िया रहा, तो आप वेट कीजिए, आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि क्यों बढ़िया रहा। कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारा बढ़िया रहा। सर्विस सेक्टर ने तो बहुत अच्छा काम किया एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छी ग्रोथ रही तीनों सेक्टर्स की, बट सर्विस सेक्टर ने आउटलायर था और अच्छा परफॉर्म किया। अब क्या है कि आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव कि ये सब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे रही, हमने कैसे देखी। तो कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हमने ये परफॉर्मेंस देखी, इकोनॉमिक सर्वे में एनालाइज की। वो पैरामीटर्स क्या है, इन्फ्लेशन आउटकम, फाइनेंशियल सेक्टर कंडीशंस, फिजिकल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर परफॉर्मेंस कैसी रही, लेबर मार्केट ट्रेंड्स कैसे रहे। तो अगर हम मोटा मोटा देखें, आपको आंसर में लिखना होगा या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि
इन्फ्लेशन कैसे हुई, बढ़ी या कम हुई। कई बार जो है यूपीएससी में क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ी या कम रही, एग्जैक्ट फिगर ना दे के। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, स्टूडेंट लग जाते हैं कि हम एग्जैक्ट फिगर याद करेंगे याद करेंगे याद करेंगे, जब तक प्रीलिम्स आ रहे हैं तब तक जो है कई बार चेंजेस भी हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना भी समझ जाए ना कि इन्फ्लेशन मॉडरेट रही, बढ़ी या घटी, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और तो भी आप जो है आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो इन्फ्लेशन जो है मॉडरेट रही, फाइनेंशियल सेक्टर बैलेंस शीट जो है वो भी अच्छी रही, हेल्दी रही हमारी। फिस्कल पॉलिसी ने काफ़ी अच्छा बैलेंस करने की कोशिश की ग्रोथ और कंसोलिडेशन में, ठीक है, मतलब ग्रोथ की तरफ अग्रसर रही। एक्सटर्नल सेक्टर जो है इतने अपहीवल्स के बाद भी, इतने ग्लोबल डिस्टर्बेंस के बाद भी हमारा एक्सटर्नल सेक्टर जो है मैनेजेबल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर सर्विसेज एक्सपोर्ट से सपोर्टेड रहा और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स जो है मस्त जो है एडिक्वेट रहे। तो ये थी समरी। अब आगे देखते हैं डिटेल में। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फ्रेजाइल रही और डाइवर्जिंग रही, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था चैप्टर की समरी में। तो एज एन आईएएस एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबली क्या चल रहा है और हमारी इकोनॉमी को कैसे ये जो है इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि ग्लोबली क्या चल रहा है। यूएसए ने जो है अपने टैरिफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, इंडिया पे तो 50% लगा दिए थे। तो ऐसा माना जा रहा था कि ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे भी ट्विस्ट है। इकोनॉमिक सर्वे ने देखा कि ग्रोथ जो है कम हुई, इन्फ्लेशन भी बढ़ी, बट वो शॉर्ट रन के लिए ट्रांजिएंट रही। ऐसा क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए, मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये प्रीलिम्स में जो है 3 स्टेटमेंट दे देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि जो परसेप्शन थी वो डिफाई हो गई। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएसए के जो है इफेक्टिव टैरिफ रेट वो कम ही रहे। जो इफेक्टिव टैरिफ रेट है, कुछ गुड्स पे ज़्यादा है टैरिफ, कुछ गुड्स पे कम है। तो जिन गुड्स पे ज़्यादा थे उनकी तो डिमांड ही कम थी, इस वजह से इफेक्टिव टैरिफ रेट जो है कम रहे। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें, जो कि आईएमएफ की रिपोर्ट है, आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आईएमएफ की रिपोर्ट कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे में आपका मेंशन्ड कर रखा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग जो बिजनेसेस हैं उन्हें पता था कि हो सकता है कि टैरिफ हाइक हो जाए, तो उन्होंने पहले ही अपनी बाइंग कर ली। उसके अलावा देखो एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम तो लगता ही है कुछ भी इम्प्लीमेंट करने में, तो डिले तो होगा ही ना। अनाउंसमेंट से पहले, अनाउंसमेंट के बाद कुछ टाइम लैग तो लगेगा कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। तो वो जो टाइम लैग था उसमें काफ़ी बिजनेसेस ने अपना सामान खरीद लिया था, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट लोड देयर एक्सपोर्ट्स। दे हैव ऑलरेडी फ्रंट लोड देयर एक्सपोर्ट्स। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आया हमारे पास। तो अब कैसे हमें पता चले, हम इसको, अब आप कहेंगे कि मैम प्रूफ दो, हमें तो नहीं यकीन हो रहा। तो देखो ना, अगर आप जो है स्टैटिस्टिक्स देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग, तो देखो ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, उसमें देखो जब टैरिफ हाइक किए गए थे तब ग्रोथ लो हो गई थी, बट इवेंचुअली स्टेबलाइज हो गई और जनवरी 2026 तक बढ़ गई हमारी ग्रोथ। ऐसे ही इन्फ्लेशन, बट हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है लगभग बराबर ही रही। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़िद्दी हो गई है, मतलब इन्फ्लेशन जो है इतना ईजी नहीं होता कंट्रोल करना। तो इन्फ्लेशन देखो 5.5 हो गई थी, हालांकि कम हुई, बट स्टबर्नली स्टीडी रही। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि स्टीडी रही। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, आप बताएंगे इन्फ्लेशन जो है मॉडरेट रही। इकोनॉमिक सर्वे ने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बोल दिया था इन्फ्लेशन जो है आपकी मॉडरेट रही। अब ये सब अच्छा तो दिख रहा है आपको, बट इसके पीछे भी ट्विस्ट है। ये जो ओवरऑल ग्रोथ हमें दिख रही है उसमें जो है डाइवर्जिंग परफॉर्मेंस है अलग अलग कंट्रीज की।
अगर हम यूएस की बात करें तो बढ़िया, वहाँ पे ग्रोथ बढ़िया रही। क्यों? एआई की वजह से। एआई में काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है, एआई ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। नॉट इवन इन सॉफ्टवेयर बट इक्विपमेंट में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहाँ पे मिक्स्ड ट्रेंड रहा, जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस में तो ग्रोथ मॉडरेट रही, स्पेन में काफ़ी अच्छी रही। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में तो भैया डिफ्लेशन चल रहा है, प्रॉपर्टी सेक्टर में क्राइसिस आ चुका है, और वहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड तो है नहीं, तो चाइना अपने प्रोडक्ट्स इधर उधर देशों में सस्ते दामों पे डंप कर रहा है। अब देखो, आपको जो है पता होना चाहिए कि हमारे देश में इतने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड तो है नहीं, वो एक्सपोर्ट करता रहता है सस्ते दामों पे, तो यहाँ इंडिया में खरीद लिए जाते हैं। ऐसे जापान की अगर बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमी मॉडरेट रही, वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी 2% से ज़्यादा है। तो डाइवर्जेंट ट्रेजेक्ट्रीज देखी गई इन्फ्लेशन की, आप देख सकते हैं, उस वजह से पॉलिसी रेट जो है वो भी डाइवर्जेंट रहे। ये देखो, मैक्सिको का अगर 7% है तो इंडिया का 5.25%, कोरिया का 2.5%, देखो कितना डाइवर्जेंस है। तो यही इकोनॉमिक सर्वे बोलना चाह रहे हैं कि डाइवर्जेंस है कंट्रीज में। तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन में अगर वीकनेसेस हैं तो फिस्कल पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कौन टारगेट करता है? बैंक्स टारगेट करते हैं, और उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। वेलफेयर को कौन टारगेट करता है? वो गवर्नमेंट टारगेट करती है, और उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो है एक्सपेंशनरी ही रही है। एक्सपेंशनरी मतलब काफ़ी खर्चा हुआ है वेलफेयर वगैरह में। और इसके अलावा अभी हम देखेंगे किन किन चीज़ों में खर्चा ज़्यादा हुआ है गवर्नमेंट्स का। तो ऐसा देखा गया है कि जो डेफिसिट्स हैं वो अभी भी ज़्यादा है, एक्सेप्ट ब्राज़ील एंड इंडिया। जो प्री पैंडमिक लेवल पे डेफिसिट थे, प्राइमरी डेफिसिट, वो अभी भी ज़्यादा है एक्सेप्ट ब्राज़ील एंड इंडिया। तो ब्राज़ील और इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। देखो, यूके में ज़्यादा है, ये प्री पैंडमिक लेवल है, ये डार्क येलो कलर का। यूएसए में ज़्यादा, ठीक है। एक इटली में थोड़ा सा कम कह सकते हैं, जर्मनी में ज़्यादा, फ्रांस में ज़्यादा। बस एक ब्राज़ील और इंडिया है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और उसमें प्राइमरी डेफिसिट काफ़ी कम है प्री पैंडमिक लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही। हमने देखा ही कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रखा है, इजराइल पैलेस्टीनियन इशू हो रखा है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है कुछ भी बोल रहे हैं, और इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा? इसकी वजह से एफडीआई पे इम्पैक्ट पड़ा। वो किसने बताया कि एफडीआई पे इम्पैक्ट पड़ा? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, प्रीलिम्स का फैक्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसने बताया कि एफडीआई फ्लोज जो है कम हो गए हैं, एक्सेप्ट एआई में एफडीआई फ्लोज ठीक ठाक रहे हैं, और यूएसए में एफडीआई फ्लोज जो है वो बड़े हैं। ये कैसे देखा गया? ये देखा गया कि जो 10 हाईएस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 4 तो सेमीकंडक्टर में थे। सेमीकंडक्टर भैया बहुत बड़ा बज़वर्ड है, अब आगे सेमीकंडक्टर का ज़माना है, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना है, और आपका एआई का ज़माना है। तो 10 में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में से 4 तो सेमीकंडक्टर में है, और उसमें से 3 यूएसए में अकेले। इसके अलावा डेटा सेंटर देखो, एआई के लिए डेटा सेंटर्स तो बनाने पड़ेंगे, तो उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहा। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी हमारी काफ़ी अनसर्टेन रही, और ये देखो ये कितना ज़्यादा एलिवेटेड अनसर्टेनिटी रही। ये देखो, पहले ऊपर उठ गई पॉलिसी, फिर नीचे, तो ग्लोबल पॉलिसी जो है वो अनसर्टेन रही। अब ये देखो, एफडीआई फ्लोज जो है
वर्ल्ड के, ओवरऑल वर्ल्ड के कम हुए हैं, ये देखो डेवलप्ड इकोनॉमी में भी कम हुए हैं एक्सेप्ट नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि यूएसए में बड़े हैं, यूरोप में कम हुए, डेवलपिंग इकोनॉमी में लगभग स्टीडी रहे, अफ्रीका में बड़े हैं, एशिया में भी कम हुए, बस एक अफ्रीका में देखा गया कि ढंग से बड़े हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे आजकल चल रही है। क्यों? क्योंकि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट का। प्रीलिम्स में इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट पूछ सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। फॉर मेंस में आप लिखेंगे कि अगर हमारी इंडिया पे सपोज ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाता है तो हमारी इंडिया पे इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट का क्या इम्पैक्ट होता है, कंट्रीज कैसे कैसे इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट की पॉलिसी अपना रहे हैं। तो इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट है क्या? ये इसका मतलब है कि इकोनॉमिक मीन्स को जो है ट्वीक करना और उससे स्ट्रैटेजिक एंड्स जो है वो अचीव करना। पहले जो है कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाती थी अपनी इकोनॉमी को हेल्दी स्टेट में रखने के लिए। उसमें क्या होता था, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड टूल्स, ये सब जो है हम जो है ये सब तरीके अपनाते थे अपनी डेफिसिट्स को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। बट अब इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट उससे भी एक स्टेप फर्दर होगी और हमारी फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने के लिए हम इकोनॉमिक टूल्स जो है यूज करने लगे हैं। कैसे, वो हम आगे देखते हैं कैसे। बट ये जो है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले भी यूज होता था 432 बीसी में, जैसे कि एथेंस ने मेगेरियन डिग्री का इम्पोज किया। आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जा सकता है, प्रीलिम्स फैक्ट, ये डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप पे, फॉलो करते रहिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल ऑन दिस नंबर, अभी बाद में मेंशन हो जाएगा वो नंबर, डोंट वरी। तो यस, मेगेरियन डिग्री जो है ये क्वेश्चन में आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, तो यू शुड बी नोइंग दैट। तो एथेंस ने जो है इम्पोज की थी अंडर पोलोपोनेशियन वॉर में 432 बीसी में। इसमें क्या हुआ था कि एथेंस ने, मेगारा एक रीजन था वहाँ पे जो है मेगेरियन डिग्री इम्पोज कर दी थी और सारा पोर्ट और मार्केट का कंट्रोल अपने अंदर ले लिया था, क्योंकि एथेंस को लगता था मेगारा जो है स्पार्टा का एलाय है और स्पार्टा से उसकी लड़ाई चल रही थी। ऐसे ही ग्रेन प्रोविजनिंग सिस्टम क्यूरा एनोना जो रोमन एम्पायर का था, वो ग्रेन प्रोविजनिंग सिस्टम यूज़ करता था अपनी जो स्टेट क्राफ्ट है, जो उसके एम्स है उसको अचीव करने के लिए। अरे भाई सप्लाई बंद कर दो ग्रेन्स की, जो हिस्सा जो हमारे एम्पायर का हिस्सा जो है किसी और एम्पायर का साथ दे रहा है, दुश्मन एम्पायर का, तो ग्रेन प्रोविजनिंग सिस्टम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट का मेंशन्ड है सॉरी, इकोनॉमिक गवर्नेंस का मेंशन्ड है। तो कोई नई बात नहीं है इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। अरे भाई 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में देख लो, पब्लिक लॉ 480, जिसके तहत हम अमेरिका ने, यूएसए ने हमें ग्रेन सप्लाई करने से मना कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान अलाय था यूएसए का। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स चलती रहती है, हम क्या करें अब इसमें। अब इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट कॉन्सेप्ट में आई ही क्यों, ये नहीं समझ आ रहा। वो इस वजह से आई क्योंकि आजकल कल्चरल सुपीरियोरिटी की बात हो रही है, आजकल एंटी इमिग्रेंट स्टैंस की बात हो रही है, अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात हो रही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इन सब की बात हो रही है। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज आने लगी हैं, लोग वाग सोचने लगे हैं कि हमें किसी और देश की ज़रूरत ही ना पड़े अपनी सप्लाई चेन जो है मैनेज करने के लिए। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया। फिर उसके बाद अब जैसे फ्री ट्रेड है, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, WTO हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, उसमें रिफॉर्म ही नहीं हुए, उनकी से ही नहीं हो रही। यूएसए जो है पुल आउट कर रहा है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया, तो विश्वास लोगों का कम हो रहा है। ग्लोबल नॉर्म्स जो है वो अपडेट नहीं हो रहे हैं, ये सब दिक्कतें हैं। तो लोगों का, जो कंट्रीज़ हैं, उनका विश्वास उठता जा रहा है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर देख लो। यहाँ तक कि जो सबसे शांत देश था जापान, उसने भी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो है 2% कर दी GDP की। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन हो रहा है क्रिटिकल मिनरल्स में, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज में, ठीक है।
तो कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि डिसरप्शंस और बॉटलनेक्स अवॉइड कर रही हैं। ये कोविड पेंडेमिक में हमने देखा, हमें बड़ी दिक्कत हुई थी। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि चाइना से हम इंपोर्ट करते थे और हमें दवाइयाँ बनानी थी, तो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे हमें बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट हो चुकी थी और हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए वो मटेरियल नहीं था। तो कंट्रीज जो है मिनिमाइज कर रही हैं ग्लोबल सप्लाई चेन पे, विश्वास कम होता जा रहा है। बट कंट्रीज उसको किससे रिप्लेस कर रही हैं? फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, मतलब कि आप अपनी फ्रेंडली कंट्री पे आप इन्वेस्टमेंट कर दो, या नियर शोरिंग कंट्री, या उस पर विश्वास करो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए। उसके अलावा जो है इमर्जिंग सेक्टर्स जो आ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से सेक्टर्स में मौके आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई, इन पे कंट्रीज ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और इनमें तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। इस वजह से इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट की पॉलिसी फॉलो हो रही है। अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट? तो देखो, यूएसए के एक्सपोर्ट कंट्रोल, यूएसए जो है एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे। अब यूएसए ने देखा कि चाइना तो भाई एआई में अच्छा काम कर रहा है, तो भाई इसको जो है सेमीकंडक्टर देना बंद करो, इसको इस रिलेटेड टेक्नोलॉजी देना बंद करो। तो उसने अपने रूल्स अमेंड किए, फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल्स में डाल दिए, ये सब ये दे रखा है। एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉ के अंदर आते हैं फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल्स, यूएसए के रूल्स हैं ये। ऐसे ही चाइना ने जो डुअल यूज मटेरियल होते हैं ना, जैसे परमानेंट मैग्नेट, की रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये जो है आपके डिफेंस में भी यूज होते हैं, सिविल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। तो डुअल यूज आइटम को बैन कर दिया कि भाई जापान को हम नहीं देंगे, चाइना ने। उसके अलावा कुछ ऐसे फॉरेन डिफेंस और टेक्नोलॉजी फर्म्स जो होती है ना, वो अनरिलायबल एंटिटी की लिस्ट में डाल दिया चाइना ने। यूरोप ने क्या किया? यूरोप या वेस्टर्न नेशन ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। अब कहते नहीं डोनाल्ड ट्रम्प, मुझे खुश करो, मुझे खुश करो। उनके कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो रशिया से जो है एनर्जी खरीदना, ऑयल खरीदना बंद कर दे, कम कर दे, मिनिमाइज कर दे। टैरिफ्स लगा रही हैं कंट्री, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये देखो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस बहाने से टैरिफ लगा रही है? कि भैया हम सीमेंट और स्टील नहीं इंपोर्ट करेंगे, यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत पॉल्यूशन करते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे यूरोपियन यूनियन की इंडस्ट्रीज बचेंगी, प्लस क्लाइमेट गोल्स, दोनों हाथों में लड्डू, क्लाइमेट गोल्स भी अचीव होंगे। फिस्कल पॉलिसीज जो है उस टाइप की हो रही है आजकल। फिस्कल पॉलिसीज बड़ी चैलेंजिंग हो गई। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो बाहर के देशों में लड़ाई हो रही है, तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है। बाहर के देशों में लड़ाई हो रही है, अगर उसको बैलेंस करेंगे तो अपने घर में भी लड़ाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोशल स्पेंडिंग अगर कम होगी तो लोग वाग सिविल वॉर के चांसेस रहेंगे। ग्रीन इनिशिएटिव भी हमको करना है, हमको क्लाइमेट चेंज को भी करना है, तो बड़ा चैलेंजिंग रहा है कि हमें ये भी स्टेबल करना है, वो भी स्टेबल करना है। तो फिस्कल पॉलिसी आजकल चैलेंजिंग हो गई है। अब इस सिचुएशन में इंडिया का क्या है? इंडिया जो है बढ़िया रेजिलिएंट रही इंडिया की ग्रोथ, और इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ इंडिया को। अब इंडिया को करना क्या है? इंडिया को स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसेबिलिटी की टेक्निक अपनानी है। इसका मतलब क्या है? कि हमारी इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे ऑफर करे जो कि ग्लोबल वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट करें, ताकि हमारी कंट्री की इम्पोर्टेंस बढ़े वर्ल्ड लेवल पे। इसको स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी नाम दिया है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। मेंस वालों, मेंस के लिए जो है आप रिकमेंड करेंगे कि इंडिया क्या अडॉप्ट कर सकता है? ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकता है, स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। अब ये था वर्ल्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा था। अब चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में कैसा था? तो वर्ल्ड को हमने जूम इन करके अब हम पहुंच गए हैं इंडिया लेवल पे। यस, तो इंडिया की बात करें तो उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स हमने देखे हैं, जैसे कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रही, डिसेंट रही, बढ़िया रही। और हम अब भी चौथी फास्टेस्ट ग्रोइंग अब भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर। अगर हम सेक्टर वाइज डिमांड साइड और सप्लाई साइड देखें, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, तो देखो
इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म किया है, बढ़ी है। सर्विसेज ने अच्छा परफॉर्म किया है, ग्रोथ हुई है। ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ हुई है हमारी। प्राइवेट कंजम्पशन देखें तो वो जो है, अगर हम ओवरऑल देखेंगे ना, इसमें तो कम है, वैसे अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वो भी बढ़ा है, 60 से ऊपर ही रहा है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो भी बढ़ा है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसी रही, वो भी बढ़िया रही। तो जीडीपी हमारी ग्रोथ डिसेंट है। चलिए अब एक एक करके डिमांड साइड देख लेते हैं। डिमांड कैसी रही हमारे देश की, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। तो देखो, डिमांड हमारी सपोर्टिव रही। क्यों? क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन स्टेबल रही, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस भी बढ़िया रही, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। रूरल कंजम्पशन की अगर हम बात करें, देखो डिमांड में हम देखते हैं रूरल कंजम्पशन और अर्बन कंजम्पशन। अगर हम रूरल कंजम्पशन की बात करें तो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस भी बढ़िया रही, तो रूरल में भी डिमांड बढ़ी। अर्बन एरिया में डिमांड बढ़ी क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कम रहे, क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया और टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस का भी रैशनलाइजेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है। ये ग्राफ के थ्रू हमने एनालाइज किया है। ये देखो, ये लॉन्ग टर्म एवरेज ग्रोथ है, एवरेज कंजम्पशन है 6.9%, और हमारा रहा फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर 2026 7.5%। तो देखो बड़ा ही है। अब अगर हम जीडीपी में शेयर की बात करें कंजम्पशन, तो देखो 60.7% रहा है। तो मैं बोल रही थी ना 60 मोर देन 60% है, तो वो ये है। तो बड़ा है हमारा कंजम्पशन। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि कंजम्पशन घटा है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। तो आप ध्यान से इन चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा। तो ये जो इस पैराग्राफ में दे रखा है, ये बता रखा है कि रूरल कंजम्पशन कैसे हमने मेज़र किया और कैसे जो है हमने देखा कि डिमांड बढ़ी है। तो ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर सेल, एयर पैसेंजर ट्रैफिक, इन सब के थ्रू जो है मेज़र किया जाता है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस, एफएमसीजी सेल्स, इन सब के थ्रू जो है ट्रैक किया जाता है ये सब। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो भी हमारी बढ़िया रही। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि कितनी कैपिटल जो है फॉर्म हुई। ठीक है, तो वो हमारी रही 30%। तो ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये दिखाता है कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ फिक्स्ड एसेट्स में। तो देखा गया ये बड़ा है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हमारी बढ़िया ही रही। ये देखो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म एवरेज से 7.1% से ज़्यादा ही रही, 7.6%। अगर हम जीडीपी में शेयर की बात करें तो स्टीडी रही। ये देखो, रिमेन्स स्टीडी, ये ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है स्टीडी रही कि बढ़ी कि घटी। तो देखो, remains robust and steady, these words become very important। ये सब हमने कैसे देखा, नॉन फूड बैंक क्रेडिट, आईआईपी कैपिटल गुड्स, इनके थ्रू। ठीक है, एक्सटर्नल डिमांड कैसी रही, वो भी ठीक ठाक रही। हमारे एक्सपोर्ट्स भी ठीक रहे, स्पेशली सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़िया रहे। गुड्स में थोड़े कम रहते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स, वो कम हो गए ड्यू टू टैरिफ वॉर एंड ऑल। ये देखो, तो एक्सपोर्ट्स भी हमारे बढ़िया रहे। देखो, इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन भी किया, एक्सपोर्ट शेयर एंड जीडीपी रिमेन्स स्टेबल डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। ये देखो, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सपोर्ट ग्रोथ सस्टेन्स अबव प्री पैंडेमिक लेवल। तो अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल की बात करें, ये तो उससे तो ज़्यादा ही हमारे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो कोर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो 3.5% और 1.4% रही। तो कोर गुड्स एंड सर्विसेज में कौन कौन से आ जाते हैं, नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये बढ़िया रहा हमारा। इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखो, सर्विस सेक्टर ने हमारा अच्छा परफॉर्म किया।
अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया एज़ कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर, बट हाँ प्रीवियस ईयर से अच्छा ही परफॉर्म किया। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो बेस्ट परफॉर्म किया, बट उससे थोड़ा सा कम हो गया, और एवरेज ग्रोथ से जो प्री पेंडेमिक लेवल पे ग्रोथ थी उससे कम हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ, बट स्टिल ग्रो कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। क्रॉप के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसकी ग्रोथ काफ़ी फ्लक्चुएटेड रही है, आप देख सकते हैं, बट लाइव स्टॉक की ग्रोथ हमारी लगभग स्टेबल रही। राबी सोइंग, जो सर्दियों में क्रॉप्स उगाई जाती हैं विंटर सीजन में, उनको राबी क्रॉप्स बोलते हैं, वो बढ़िया रही क्योंकि रिजर्वॉयर लेवल्स हमारे बढ़िया रहे, सॉइल मॉइस्चर बढ़िया रहा, और इनपुट्स की सफिशेंट अवेलेबिलिटी हमको रही। अब ये राबी सोइंग जो है वो बढ़िया रही तो फार्म इनकम्स भी बढ़ी और रूरल डिमांड भी हमारी अच्छी रही। तो ये तो हमने देखा ही था कि रूरल डिमांड हमारी इतनी बुरी नहीं रही, अच्छी ही थी, अर्बन डिमांड भी रूरल डिमांड भी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन अभी भी उतना ही है, 70 to 18% ऑफ जीडीपी। ये देखो, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये इसकी ग्रोथ स्टीडी रही, हैज़ रिमेन्ड मॉडरेट, और जो है इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जो है स्टेबल रहा इन रियल टर्म्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो इंडस्ट्री में हमारी ग्रोथ ज़्यादा रही, माइनिंग एंड क्वेरिंग में हमारी ग्रोथ कम रही बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, क्योंकि माइनिंग करना मुश्किल हो जाता है, एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। मैन्युफैक्चरिंग में बढ़िया रही, देखो मैन्युफैक्चरिंग में तो बढ़िया है ही, उसके सेक्टर्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई इसमें कम रही, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी हमारी पिछले साल कम रही। अब ये इसमें बता रखे कि हमने मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे मेज़र की है, तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से, आईआईपी से, ई वे बिल जनरेशन से, इन सब से हमने मेज़र की है। अगर हम स्टील कंजम्पशन और सीमेंट प्रोडक्शन देखें तो वो स्टीडी रहा है, तो ओवरऑल ग्रोथ हमारी बॉयंट रही है, स्पेशली ड्यू टू जीएसटी रैशनलाइजेशन। ये देखो, ये मेजरमेंट करने का तरीका बताया है और उसके इंडिकेटर्स दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम पर्पस हमें ट्रेंड जानना होता है। सर्विस सेक्टर की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत बढ़िया रही है परफॉर्मेंस। सर्विस सेक्टर जो है स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट है ऑफ जीवीए, और ये अभी भी एस्टिमेशन है कि ये 9.1% से ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू 7.2% इन द प्रीवियस ईयर। तो देखो ये ग्रो कर रहा है बढ़िया। होटल्स में जो है ग्रोथ बस उसमें प्री पेंडेमिक लेवल से अभी भी 50 बेसिस पॉइंट कम रही है, बट स्टिल वी हैव ग्रोन। देन इधर देखो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, इधर बढ़िया रही, इधर बढ़िया रही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर्विस सेक्टर में तो भैया हम अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, और हमने एक्सपोर्ट भी बढ़िया किए सर्विस सेक्टर में, ग्लोबल डिमांड भी बढ़िया रही। तो ये मेज़र करने का तरीका बताया है सर्विस सेक्टर को। ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। हाँ, बस आप नाउ कास्टिंग देख सकते हैं कि नाउ कास्टिंग क्या है। इट रेफर्स टू द प्रिडिक्शन ऑफ द प्रेजेंट, द वेरी नियर फ्यूचर एंड द वेरी रिसेंट पास्ट दैट मेक्स इट मोर इफेक्टिव इन शॉर्टर होराइजन फॉरकास्टिंग। तो प्रिडिक्शन होती है बेसिकली, जो कि आप जो है फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी नाउ कास्टिंग एक तरीका होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल में उन्होंने बताया है कि डेटा उन्होंने कैसे कलेक्ट किया है। इतना डिटेल में फॉर एग्जाम पर्पसेस हमको जाना नहीं होता है, बट यस तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो रिवाइज कर दिया गया है, और ई सांख्यिकी पोर्टल क्या है ये बस आप एक एक लाइन ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं।
अब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देखते हैं कि इन्फ्लेशन कैसी रही। तो देखो इन्फ्लेशन हमारी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रही, कम हुई। मॉनेटरी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा। ये देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारी जो है कम हुई फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 से जो है अगर रिसेंट ईयर देखें अप टू दिसंबर तक तो 1.7% हो गई 6.7% से। कोर इन्फ्लेशन भी हमारी कम हुई। कोर इन्फ्लेशन अगर जितनी भी बढ़ी है ना थोड़ी बहुत, वो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस की वजह से बढ़ी है। अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर को एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारी कोर इन्फ्लेशन काफ़ी कम हो गई 2.9%। कोर इन्फ्लेशन इज नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन। फिस्कल पॉलिसी कैसी रही? देखो डोमेस्टिक डिमांड और कैपिटल फॉर्मेशन बढ़िया रहा। इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी, क्योंकि रिवेन्यू मोबिलाइजेशन बढ़िया रहा। हमारे जो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़िया रहे, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़िया रहे, क्योंकि जो है जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ, हमने डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स भी अडॉप्ट किए। और इन सब चीज़ों को देख के हमारी जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो भी अपग्रेड हुई। फॉर एग्जाम्पल सर्वे ने एग्जाम्पल भी दे रखा है, S&P रेटिंग जो है हमारी BBB माइनस से BBB हो गई और केयर एज ग्लोबल रेटिंग जो है BBB प्लस हो गई। ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कैसा रहा? पॉलिसी रेट देखो घटे क्योंकि इन्फ्लेशन हमारी कम हुई और वो ट्रांसफर भी हुए। ट्रांसमिशन मतलब कि जो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बना दी है, रेपो रेट डिसाइड किया है, पॉलिसी रेपो रेट, वो क्या बैंकों ने अडॉप्ट किया है यानी, तो वो भी हमारा बढ़िया रहा। कैश रिजर्व रेशियो जो है उसमें कट्स लगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि सिक्योरिटीज बेची गई, सिक्योरिटीज जो है वो खरीदी गई, जिससे जो है मार्केट में पैसों की लिक्विडिटी बनी रही। तो ये ग्राफ के थ्रू दिखा रखा है सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रेडिट। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो वो हमने देखा ही कि एक्सटर्नल सेक्टर में हम डिटेल में देख चुके हैं कि यूएसए के टैरिफ की वजह से, वॉर की वजह से हमारे एक्सटर्नल सेक्टर पे थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आया है। एफडीआई इनफ्लोज जो है ज़्यादा हुए हैं, गिरो तो किए हैं बट इतने नहीं। बट हाँ रेमिटेंसेस हमारे बड़े हैं, वो हम देख सकते हैं कि रेमिटेंसेस जो है एफडीआई इनफ्लो से भी ज़्यादा रहे, तो रेमिटेंसेस की वजह से हमारी इनकम जो है अच्छी रही। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जो बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं पोर्टफोलियोज में, वो फ्लक्चुएटेड रहे क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी ही इतनी रही। और इसके अलावा पॉलिसी रेट जो रेपो रेट है वो हमारा कम हुआ, इस वजह से जो है उनमें जो है कम इनफ्लो देखा गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में। ये देखो विद 3 months ऑफ साइजेबल नेट इनफ्लोज बट 6 months ऑफ आउटफ्लोज, ये वही टैरिफ वॉर के चक्कर में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल हमारा डेफिसिट रहा कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2025। बट हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जैसे यूके के साथ हमने एफटीए साइन किया, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन और अभी यूएसए से बात चल रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है डाइवर्सिफाई होंगे। लेबर मार्केट में अगर हम बात करें तो लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, जॉब्स बनी है। 29 सेंट्रल लॉज जो थे लेबर के, उनको 4 लेबर कोड में इम्प्लीमेंट किया है ताकि जो लॉज हैं वो हमारे सिंप्लीफाई हो सके, लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, सिक्योरिटी एक्सटेंड हो सके, ऑक्यूपेशनल एंड सोशल सिक्योरिटी बनी रहे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है स्किलिंग इनिशिएटिव्स चलाए हैं ताकि जो है एम्प्लॉयबिलिटी हमारी बढ़ी रहे, जो वर्कफोर्स है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी रहे। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स भी लिए गए, वेलफेयर प्रोग्राम्स भी चलाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी अपनाए गए। अगर हम चाइल्ड एंड मदर न्यूट्रिशन की बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा कम रहा है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के भी जो रिजल्ट है वो भी बढ़िया रहा है। तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी ही रही है, इतनी दिक्कतें नहीं आई हैं। तो ये चैप्टर की समरी दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ वे फॉरवर्ड एंड आउटलुक। अगर हम एशियन टाइगर्स को देखें, ईस्ट एशिया की
जो कंट्रीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उस टाइम पे 1990s में ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि उनकी जो है परसिस्टेंट रिफॉर्म रहे। जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी अपना रही परसिस्टेंट रिफॉर्म है, एपिसोडिक रिफॉर्म नहीं है कि एपिसोडिक मतलब एकदम से कुछ हुआ और उन्होंने रिफॉर्म अप्लाई कर दिया। जैसे कि टैरिफ वार चला तो गवर्नमेंट ने एकदम से कुछ एक्शन ले लिया, एपिसोडिक नहीं है, परसिस्टेंटली हम काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान इस चक्कर में पहले ही आ गया, क्योंकि पहले ही अंदेशा था कि ये सब चीज़ें हो सकती है, टैरिफ वॉर एंड ऑल। तो हमारे परसिस्टेंट रिफॉर्म हो रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमी अगर हम देखें, इन्फ्लेशन, लेबर, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देखें तो वो भी स्टेबल है। तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारी ग्रोथ बढ़िया रहेगी, जैसे कि उस टाइम ईस्ट एशिया की ग्रोथ रही थी 1990s में, क्योंकि उनकी कंडीशन भी, इंटरनल कंडीशन भी ऐसी ही थी। तो कंटिन्यूड इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द सेंटर एंड स्टेट्स विल बी क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग दिस हायर ग्रोथ। तो हमें जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो हमारी ग्रोथ बढ़िया होगी। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ चैप्टर 1 होता है आपका ख़त्म। आप एक बार और जो अंडरलाइन की हुई चीज़ें हैं इस डॉक्यूमेंट में वो पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और साथ के साथ में वीडियो देखिए। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से और काफ़ी क्लैरिटी आई होगी आपको इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे चैप्टर 2 के साथ, जो कि फिस्कल डेवलपमेंट चैप्टर है। फिस्कल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड ऑल, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में जानेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिएगा and do share this video and subscribe to our channel. You can follow our telegram channel and you can contact on this number 7704234110। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी डाउट क्लैरिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।